अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो HVAC कूलिंग लोड कैलकुलेशन, जिसमें हम देखेंगे कि वो कौन कौन से पैरामीटर हैं या वो कौन कौन से बेसिक चीज़ें हैं जिनको हम HVAC लोड कैलकुलेशन के लिए कंसिडर करते हैं या जो हमें रिक्वायर्ड होती हैं बिल्डिंग के हवाले से, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के हवाले से, बिल्डिंग के फर्नीचर लेआउट के हवाले से, आर्किटेक्चर लेआउट के हवाले से। जो एक मेजर पार्ट रहेगा आज इस लेक्चर का, सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ किया जाता है HVAC लोड कैलकुलेशन के लिए, वो मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा। तो चलें हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। सबसे पहले कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड की हैं जो एक्सप्लेनेशन के लिए, जिसमें डिज़ाइन बेसिस हैं फॉर लोड कैलकुलेशन। कोई भी आपका एरिया या कोई भी स्पेस जिसको आप डिज़ाइन करने जा रहे हैं या बिल्डिंग को डिज़ाइन करने जा रहे हैं, तो वो किस शहर में वाक़या है, वो कौन से मुल्क में है, और जोग्राफिकल कंडीशन है लाइक विंड वेलोसिटी, बारिश का तनासुब, कितनी बारिशें वहाँ पर होती हैं, और उसका टेम्परेचर रेंज जिसके अंदर उसका ड्राई बल्ब और वेट बल्ब टेम्परेचर, और उसका सी लेवल से कितनी हाइट पर है। इस तरह का तमाम जोग्राफिकल डाटा जो आपको चाहिए होता है वो HVAC की हैंडबुक में भी अवेलेबल हैं और हैब के अंदर बिल्ट इन होता है। वो हर सिटी के हिसाब से जो अराउंड द वर्ल्ड जितनी सिटीज़ हैं सबका डाटा आपको हैंडबुक में भी मिल जाएगा और हैब के अंदर भी मौजूद होता है। दूसरी चीज़ें आपकी इंडोर डिज़ाइन कंडीशन जो देखते हैं, लाइक जैसे मैंने बताया था कि टेम्परेचर, आपकी ह्यूमिडिटी, वहाँ पे नॉर्मल ह्यूमिड वेदर होता है या ड्राई वेदर होता है। लाइक कराची की अगर हम बात करें या मुंबई की बात करें या श्रीलंका के किसी शहर की बात करें, तो ये वो जगह हैं, ये वो लोकेशंस हैं जहाँ पे ह्यूमिडिटी जो नॉर्मली हायर साइड पर होती है कंपैरेटिवली अगर हम दूसरे सिटीज़ की बात करें जो कि टॉप साइड पर हैं। तो इसके अंदर हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर, जैसे आपको पता ही है ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो है आपका वो टेम्परेचर होता है जो नॉर्मल एम्बिएंट टेम्परेचर या आउटडोर टेम्परेचर होता है। और वेट बल्ब में आप उसको यूँ समझें कि जो एक टेम्परेचर पे रीडिंग आ रही होगी, अगर वही मरकरी बल्ब को आप वेट कर देंगे या गीला कपड़ा उसके ऊपर वो लपेट कर देन फिर आप अपना थर्मामीटर देखेंगे, तो अब वो टेम्परेचर रीडिंग जो है वो कम होगी बनिस्बत नॉर्मल ड्राई बल्ब टेम्परेचर के। उसकी वजह से उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो वो चीज़ वेट बल्ब टेम्परेचर कहलाती है। तीसरी आपकी इंडोर डिज़ाइन कंडीशन है जो आपने देखनी होती हैं कि आया आपका जो स्पेस है वो कौन सा है, किस नेचर का है। टेम्परेचर रेंज है वो आपकी नॉर्मली 22 डिग्री सेंटीग्रेड से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है, ±1 डिग्री सेंटीग्रेड आप समझ लें। और ये रीडिंग्स, ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये एशिया के मुताबिक हैं। इसी तरीके से बिल्डिंग कैरेक्टरिस्टिक में आप बिल्डिंग का मटेरियल आपको जानना होता है कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल बिल्डिंग का कौन सा है, ब्लॉक किस साइज़ का है, होलो ब्लॉक है, सॉलिड ब्लॉक है, 4 इंच का ब्लॉक है, 8 इंच का है, 6 इंच का है, रूफ की टाइप ऑफ द रूफ कंस्ट्रक्शन क्या है, बिल्डिंग का स्पेस या बिल्डिंग का वॉल्यूम आपको या बिल्डिंग का शेप जो भी है जाननी पड़ती है कि ये चीज़ें क्या क्या हैं। कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें, पास में आप बिल्डिंग की लोकेशन देखते हैं कि वो किस जगह पर वाक़या है। उसका पोल्स जो साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट 4 पोल होते हैं हमारे, तो उसमें देखना पड़ता है कि बिल्डिंग किस पोल के ऊपर उसकी डायरेक्शन है, विंड साइड उसकी कौन सी होगी, लाइक नॉर्थ साइड उसकी कौन सी होगी। और उस ये जानना इसलिए ज़रूरी है, एक पॉइंट ये भी है कि वो दिन का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा सन एक्सपोजर पर होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा सन एक्सपोजर होगा उतनी ज़्यादा हीट गेन होगा और उतना ज़्यादा ही कूलिंग लोड आप बिल्डिंग का होगा। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए आपको ये डाटा चाहिए होता है। फिर आपका है ऑपरेटिंग शेड्यूल या ऑपरेटिंग आवर्स। एक बिल्डिंग है या एक कमरा है, जो भी स्पेस है, कि वो 24 घंटे उधर ऑपरेशनल वर्किंग होगी। लोग जाहिर सी बात है 24 घंटे होगी तो 24 घंटे अफराद भी वहाँ मौजूद होंगे, इक्विपमेंट भी 24 घंटे चलेगा। लेकिन जैसे अगर वो कम टाइम पे होगा तो वो फिर कम टाइम पे होगा। इससे जो है आपको वर्किंग आवर्स निकालने पड़ते हैं। और एडिशनल कंसिडरेशन के टाइप ऑफ द एयर कंडीशनिंग सिस्टम, फैन एनर्जी, डक्ट हीट लॉस गेन, डक्ट, ये तमाम के तमाम आपके लोड कैलकुलेशन के बाद की चीज़ें हैं जब आप साइजिंग ऑफ द इक्विपमेंट कर रहे होते हैं या सिलेक्शन ऑफ द इक्विपमेंट
या डक साइजिंग वगैरह कर रहे होते हैं तब। ये पार्ट ऑफ द डिज़ाइनिंग ही होता है, इसलिए यहाँ पे ये मैंने मेंशन किया है। फिर उसके बाद सोर्स क्या क्या हो सकती हैं आपकी बिल्डिंग की, जिसके अंदर सबसे पहले हीट ट्रांसफ़र है बिल्डिंग किसके थ्रू, बिल्डिंग की वॉल के थ्रू, बिल्डिंग की जो छत है उसके थ्रू, मतलब रूफ, वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ वगैरह लगी हैं, ग्लास लगे हुए हैं, उससे सोलर हीट गेन हो सकता है रेडिएशन के थ्रू, वेंटिलेटर की मदद से हो सकता है, वेंटिलेशन की मदद से जो एयर ट्रैवल कर रही है बिल्डिंग के अंदर वो बाहर आउटसाइड एयर है तो उसका एक टेम्परेचर होगा, एक दर्जा हरारत होगा, नॉर्मली आपके जो रूम टेम्परेचर उससे ज़्यादा ही होगा, तो वो एक तरह से हीट गेन करती है अंदर की तरफ स्पेस फ्रॉम दी आउटसाइड ऑफ दी फ्रॉम आउटसाइड एयर। इंटरनल हीट गेन हो सकता है होता है आपका जो कि लाइटिंग फिक्सचर्स की वजह से होता है, अप्लाइंसेस की वजह से, मशीनरी की वजह से, जो उसका हीट डेसिपेशन होता है किसी भी इक्विपमेंट का, या पीपल जो आपके वहाँ लोग मौजूद होते हैं स्पेसेस में काम कर रहे होते हैं उनकी बॉडी से निकलने वाली हीट जो होती है वो भी हम कंसिडर करते हैं अपने कूलिंग लोड कैलकुलेशन में। ये एक फिगर है कि कहाँ से कौन कौन से आपके वो हो सकते हैं, लाइक ये आपको बता रहा है कंडक्शन थ्रू एपिक सरफेस, कि ये वाली सरफेस जो है आपकी बिल्डिंग की, इसकी मदद से कंडक्शन पॉसिबल हो रहा है कि मतलब इनसाइड और आउटसाइड जो टेम्परेचर होता है वो एक्सचेंज हो सकता है। फिर आपकी विंडो होती है, विंडो के ग्लास के ऐसे सोलर हीट गेन होता है कि हीट इसके ऊपर यहाँ से ऑब्जर्व होके इस एरिया में रिलीज हो रही है। पीपल हैं उनकी बॉडी से रिलीज होने वाली है, इक्विपमेंट से रिलीज होने वाली हीट है, लाइट हीट गेन है, और वेंटिलेशन की वजह से भी जो आपका हीट गेन होता है वो भी हम कंसिडर करते हैं। फिर टाइप्स ऑफ दी लोड आ जाता है कि कितने तरह के लोड होते हैं। एक होता है सेंसिबल लोड हीट गेन और एक होता है लेटेंट लोड। सेंसिबल लोड वो लोड होता है जो डायरेक्टली हीट गेन होता है आपके स्पेस को, लाइक वो उसमें जो है आपके बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन, एक्सटीरियर वॉल, ग्लेजिंग मतलब ग्लास वर्क जो हुआ होता है, या स्काई लाइट्स हो गई, रूफ हो गई, उनकी वजह से डायरेक्ट हीट गेन हो रहा होता है। फिर पार्टीशन से मुराद आपका स्पेस एयर कंडीशन है, लेकिन बराबर वाला कोई स्पेस है मतलब कोई रूम है वो एयर कंडीशन नहीं है, तो टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा, यहाँ की कूलिंग वहाँ जा सकती है और वहाँ की हीट यहाँ आ सकती है, तो वो एक तरह का हीट गेन होता है आपका, तो उसको भी हम कंसिडर करते हैं। वेंटिलेशन की ऐसे बिल्डिंग के क्रैक्स या जो भी कोने कोने में गैप्स रह जाते हैं वहाँ से कुछ ना कुछ इनफिल्ट्रेट होती है आपकी बाहर की एयर, जो कि जिसका दर्जा हरारत ज़्यादा होता है, तो वो भी आपका एक तरह से हीट गेन की सोर्स है। पीपल इन द बिल्डिंग, जो लोग बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं उनकी बॉडी से रिलीज होने वाली हीट है वो डायरेक्ट आपका एक तरह का एडिशन है कूलिंग लोड में। और इक्विपमेंट वगैरह जो भी वहाँ पे रखे हैं या लाइट्स हैं उनसे निकलने वाली हीट भी आपका डायरेक्ट हीट गेन होता है। लेटेंट लोड क्या है? लेटेंट लोड वो लोड है जो कि आप वेपर फॉर्म के अंदर एनवायरनमेंट में मौजूद रहता है, इसमें आपकी ब्रीदिंग, लोग जो सांस लेते हैं तो जब आप रिलीज़ करते हैं एयर को अपनी नाक से या मुंह से, तो उसका एक दर्जा हरारत ज़्यादा होता है बनिस्बत आपके कूलिंग टेम्परेचर से, तो वो एक तरह का हीट गेन आपका कंटिन्यूसली इन्वायरमेंट में हो रहा होता है। कोई कुकिंग इक्विपमेंट है जैसे इलेक्ट्रिक केटल है, जब आप उसको चलाते हैं तो उसके वाइपर्स निकलते हैं, वो भी एक हीट गेन होता है आपके एरिया में। हाउस कीपिंग कोई चीज़ें हैं, फ्लोर्स है, वॉशिंग का अमल है, या अप्लाइंसेस और मशीनरी है जो कि पानी को एवापोरेट करते हों। वेंटिलेशन एयर है जो मैंने भी सब बताया आपको कि थ्रू दी क्रैक्स आ सकती है, तो ये सेंसिबल और लेटेंट लोड होता है। एक्सटर्नल लोड्स की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल लोड्स के अंदर आपके रूफ, वॉल और फ्लोर से आने वाला लोड, आने वाली हीट वो शामिल होता है। इसी तरीके से आपके ट्रांसपेरेंट मटेरियल हैं, ग्लास है, स्काई लाइट है, उनसे हासिल जो हीट गेन होती है वो होती है, और वेंटिलेशन की मदद से, एयर लीकेज की वजह से। जो हमने पहला पार्ट देखा उस बेसिस थी जो डाटा हमें रिक्वायर्ड होता है कूलिंग लोड कैलकुलेशन के लिए, उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत देखा और पढ़ा उसको। अब मैं आपके सामने जो करने जा रहा हूँ वो है सॉफ्टवेयर का ऑपरेशन, कि किस तरीके से हम सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए कूलिंग लोड कैलकुलेशन करते हैं। तो ये आपके सामने स्क्रीन है सॉफ्टवेयर की इस वक्त। जब आप सॉफ्टवेयर हैप का सॉफ्टवेयर होता है नॉर्मली, और हैप के सॉफ्टवेयर से आप जब हैप का सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो ये आपके सामने
ये एक छोटी विंडो आ जाएगी जिसमें आपका प्रोजेक्ट सेलेक्ट होता है। अगर कोई ओल्डर प्रोजेक्ट है तो वो आ जाएगा, आपने अभी न्यू पे करना है। जब आप न्यू प्रोजेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पे ये मेंशन करेगा कि वेंटिलेशन स्टैंडर्ड कौन से हैं आपके। एशरे स्टैंडर्ड है 62.1 और 2007 का इसका एडिशन है, और एनर्जी स्टैंडर्ड है एशरे 90.1 और 2007 का इसका स्टैंडर्ड है। इसको हम नॉर्मली कुछ चेंज नहीं करते। आपका हाँ SI और इंग्लिश यूनिट का मामला होता है, तो जिस भी यूनिट पे आप काम कर रहे हैं, SI यूनिट पे काम कर रहे हैं तो यहाँ से चेंज कर लेंगे, और इंग्लिश यूनिट पे काम कर रहे हैं तो इंग्लिश पे लगा रहेगा, और उसके बाद देन आप उसको ओके कर देंगे। जब आप ओके करते हैं तो ये एक विंडो आपके सामने ओपन हो जाती है। अब इसमें स्टेप्स हैं, जैसे हमने वहाँ पढ़ा था कि सबसे पहले हम वेदर कंडीशन या ज्योग्राफिकल कंडीशंस को देखते हैं। जो भी स्पेस जहाँ पे भी आप काम करने जा रहे हों या जिस जगह वो बिल्डिंग है उस शहर का वेदर कंडीशन क्या है वो उसको हम देखते हैं। तो इसमें भी इसी तरीके से आप सबसे पहले वेदर कंडीशन को आप सेलेक्ट करते हैं कि किस किस बेसिस पे वेदर वो है डाटा। सबसे पहले तो आपने रीजन देखना है कि आप किस रीजन में आते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास 7 रीजन में इसने डिवाइड किया हुआ है पूरे वर्ल्ड को, या 7 कॉन्टिनेंट्स बोल रहे हैं, या इस तरीके से आप रीजन कह सकते हैं। अफ्रीका है, पैसिफिक एशिया है, कनाडा है, सेंट्रल अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, यूरोप है, मिडिल ईस्ट है, यूएस है। पाकिस्तान हो गया या इंडिया हो गया या आसपास के जितने भी मुल्क हैं ये आपके मिडिल ईस्ट में काउंट करते हैं। अब इसमें आपकी लोकेशन आ गई यहाँ पे, जिसमें आपका साइप्रस है, इजिप्ट है, इराक है, जॉर्डन, कुवैत, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई। मतलब पाकिस्तान से अगर हम बात करें लेफ़्ट साइड पे जितने भी हैं वो सारे इसमें आते हैं, और राइट साइड पे यानी कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो वो यकीनन एशिया पैसिफिक में है। यहाँ पे आपको वो डाटा भी मिल जाएगा। ये इंडिया है, लाइक इंडिया है, मैं अगर इंडिया सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे जिस सिटी में मेरी ये बिल्डिंग है वो सिटी में यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। अब क्योंकि हम पाकिस्तान में तो हम मिडिल ईस्ट की बात करेंगे, और मिडिल ईस्ट में हम जाते हैं लोकेशन में तो हमने पाकिस्तान को कंसिडर करना है। ठीक है जी, पाकिस्तान को हमने कंसिडर किया क्योंकि मैं कराची में हूँ, तो उसने कराची का डाटा यहाँ से बिल्टन जो भी है वो यहाँ से पिक कर लिया। अब ये सारी वैल्यूज़ वो आ गई हैं जो कि हमारे वेदर कंडीशन के हिसाब से सॉफ्टवेयर में बिल्टन थी, कि नॉर्मल जो ये लैटिट्यूड की आपका स्केल है, लॉन्गिट्यूड एलिवेशन क्या है सी लेवल से, आपकी ड्राई बल्ब टेम्परेचर, समर का ड्राई बल्ब टेम्परेचर नॉर्मली 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है, वेट बल्ब 82 है, डेली रेंज 14 फ़ारेनहाइट का जो है वो डिफरेंस होता है दोनों टेम्परेचर में, डेली रेंज ये है, विंटर ड्राई बल्ब ये है, और विंटर वेट बल्ब ये है। उसके अलावा ये तमाम का तमाम डेटा आप किसी भी कंट्री या किसी भी शहर के जब सिलेक्शन करते हैं तो ये ऑटो बिल्टन उसमें बिल्टन होता है, और ये ऑटो खुद ही सेलेक्ट कर लेता है, इसमें हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरीके से ये डिज़ाइन टेम्परेचर हैं। अच्छा, डिज़ाइन टेम्परेचर जैसे मैंने बात की थी, एक चीज़ समझाई थी कि हम 24 आवर्स का ऑपरेटिंग शेड्यूल देखते हैं, तो ये चीज़ें जो डिज़ाइन हुई हुई हैं ये मंथली और मिनिमम और मैक्स टेम्परेचर है। यहाँ पे मेंशन कर दिया किस मंथ में क्या क्या टेम्परेचर होते हैं, मैक्स और मिनिमम, और ये ऑर्ली डिटेल व्यू है कि किस मंथ में इस टाइम के ऊपर ड्राई बल्ब क्या है और वेट बल्ब क्या है। इसी तरीके से तमाम के तमाम 12 महीनों का होगा। ये सन एक्सपोजर की डायरेक्शन है और उसके हिसाब से इसकी लैटिट्यूड वगैरह की, लॉन्गिट्यूड की वैल्यू है। हम इसमें कुछ भी नहीं करते, आप इसको ओके कर देंगे तो ये आपका एक वेदर कंडीशन सेलेक्ट हो गई। उसके बाद हम जाते हैं आपकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की जो आइटम्स हैं, लाइक आपकी वॉल हो गई, आपकी रूफ हो गई, आपकी विंडो हो गई, आपके डोर्स हो गए। ये आपकी 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जिनका आपको डिटेलिंग करनी पड़ती है। ये प्रोजेक्ट लाइब्रेरी में जाएंगे, यहाँ पे आपकी वॉल आ जाएगी, वॉल पे क्लिक करेंगे तो इसकी डिफ़ॉल्ट वॉल इसकी बनी हुई है। अब वॉल में क्या है, एक वॉल है, एक दीवार है। अब उस दीवार के ऊपर जो दीवार की कंस्ट्रक्शन का मटेरियल है वो क्या क्या हो सकता है। मैं इसको खोलता हूँ, विंडो को, छोटी सी विंडो मेरे सामने खुल गई है। अब ये नॉर्मली ये बनी हुई है
उसके हिसाब से एक एक्सटर्नल वॉल होगी, एक इंटीरियर वॉल होगी, ठीक है। एक बाहरी दीवार होगी बिल्डिंग की और एक अंदर पार्टीशन वॉलें जो होती हैं वो होगी। तो जब आप एक्सटर्नल वॉल की बात करते हैं तो आपके पास एक होगा आउटसाइड सरफेस रेसिस्टेंट, ठीक है जी, और एक होगा आउटसाइड सरफेस रेसिस्टेंट, एक होगा इनसाइड। आउटसाइड वो होगा जो आपकी एक्सटीरियर वॉल के ऊपर बाहर से एयर का एक तरह से प्रेशर होगा या लेयर कह रहे हैं, तो वो एक एयर की लेयर बनी हुई होगी, उसका भी एक रेसिस्टेंट रेट होता है, एक वैल्यू होती है। तो जब आप उसको भी कंसिडर करेंगे, फिर उसके बाद आपके आ जाती है बाहर की दीवार के ऊपर एक प्लास्टर होगा, यकीनन प्लास्टर सरफेस आपकी आधे इंच की होगी। फिर आपका आ जाता है बीच में ब्लॉक के फिर बराबर में आपका उसी अंदाज में एक प्लास्टर की वो होगी और एक एयर रेसिस्टेंट होगी, ठीक है ना। अब जो अंदर वाली एयर रेसिस्टेंट होगी वो इनसाइड एयर रेसिस्टेंस कहलाएगी। उसके बाद मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मेरे पास जो है वो प्लास्टर है, ठीक है ना। इसमें से जाके मैंने हाफ इंच जिप्सम प्लास्टर कर लेना है मैंने, या इसमें और भी ऑप्शन होंगे, वैसे हाफ इंच जिप्सम प्लास्टर ही हम कंसिडर कर लेते हैं, जो क्योंकि हमारे पास वैल्यू बनाने में आसानी रहेगी। हाफ इंच जिप्सम प्लास्टर का, हाफ इंच जिप्सम प्लास्टर, हाफ इंच जिप्सम प्लास्टर, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आ गया 4 इंच की फेस, ये ब्रिक आ गई या कॉमन ब्रिक आ गई, हमारा 4 इंच का लो वेट कंक्रीट ब्लॉक होगा, ये आ गया। उसके बाद दोबारा से आपकी एक प्लास्टर की लेयर्स आ गई, एक प्लास्टर आ गया दोबारा। इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन होती है हमारी। और यहाँ कुछ भी नहीं है तो आप इसको डिलीट कर देंगे। यहाँ से आप राइट क्लिक करेंगे, ये रिमूव और इंसर्ट का ऑप्शन आया था, और एक हो गई इनसाइड आउटसाइड सरफेस रेसिस्टेंट। तो ये वाली आप देख रहे हैं वैल्यू, ये आपकी वॉल की ओवरऑल यू वैल्यू आ गई, वॉल की ओवरऑल यू वैल्यू आ गई जो कि 0.31 आ गई। यहाँ आप इसका नाम दे दें एक्सटर्नल वॉल, ठीक है। ये आपकी वैल्यू बन गई, ओके। ये कलर वगैरह की जो सरफेस की वो दिखा रहा है, इसको भी हम करते हैं। इसमें हम ज़्यादातर ये डार्क की जगह हम मीडियम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। ये आपका एक्सटर्नल वॉल होगा। इसी तरीके से आप बनाएंगे एक पार्टीशन वॉल, आप इसको पार्टीशन वॉल या इंटीरियर वॉल असेंबली कहते हैं। पार्टीशन वॉल क्योंकि आपके जो भी स्पेस होंगे उनके इन बिटवीन वॉल तो होगी, पार्टीशन वॉल असेंबली। इसी तरीके से आपने इसको मीडियम सेलेक्ट करना है। अब इनसाइड एयर रेसिस्टेंस आ गई एक, वही उसी तरीके से आपके पास प्लास्टर होगा, आपने प्लास्टर ले लेना है, या जो भी आपका मटेरियल होगा। यहाँ पे आपका एयर स्पेस की जगह 4 इंच की लो वेट कंक्रीट ब्लॉक लगी हुई है आपकी, इसको डिलीट कर दें, और ये फेस ब्रिक भी आपका डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपकी हो गई यू वैल्यू फॉर पार्टीशन वॉल। ये मैं आपको एक तरीका समझा रहा हूँ कि किस तरीके से हम वॉल्स की पहले यू वैल्यू बनाते हैं। इसी तरीके से हम जब रूफ पे जाएंगे, तो जब आप रूफ पे करते हैं तो रूफ पे आपकी क्या क्या चीज़ें होती हैं। सिंपल इसने लिखा है स्टील डेक, मतलब स्टील का जाला होता है, बोर्ड इंसुलेशन उसके ऊपर होती है, और बिल्टअप रूफिंग होती है, यानी कंक्रीट वगैरह होती है जो भी होती है। अब स्टील डेक के साथ आप यहाँ पे जो है बिल्टअप रूफिंग की जगह आप कंक्रीट कर दें, आपकी लो वेट कंक्रीट आ जाएगी। 8 इंच की लो वेट कंक्रीट हो गई आपकी उसके ऊपर। अगर इसके ऊपर मज़ीद कुछ और आपका चीज़ ऐड करनी है, स्क्रीडिंग वगैरह है, ये जो कुछ है वो आप ऐड कर लेंगे, तो आपकी एक रूफ़ की वैल्यू बन जाएगी। ये आपकी रूफ़ की वैल्यू बन गई। इसी तरीके से जब विंडो पे आते हैं तो आप विंडोज़ का भी एक इसी अंदाज के अंदर जो है वो बनाते हैं। लाइक यहाँ पे आप हाइट और विड्थ दे देते हैं विंडो की, और जो भी ग्लेजिंग होती है, आउटर ग्लेजिंग नंबर 2, जब आप इसको यहाँ क्लिक करते हैं इनपुट डाटा के अंदर, तो ये आपको डिफरेंट ग्लेजिंग टाइप्स बता रहा होता है
कितने इंच की क्या है, ये सारी डिटेल आपको आर्किटेक्ट देता है, उसके पास अवेलेबल होती हैं। फिर उसी के मुताबिक आप यहाँ सिलेक्शन कर लेते हैं सिंगल ग्लेज है या डबल ग्लेज है, जो भी है, तो उसकी आपकी एक ग्लास की वैल्यू बन जाती है। इसी तरीके से डोर पे आप जाते हैं, डोर की डायमेंशन आप देकर, डोर की डायमेंशन देने के बाद मतलब जो टोटल की डोर की डायमेंशन होती है उसके हिसाब से उसका एरिया आप यहाँ लिख देते हैं। मतलब अगर 7 फीट बाय 3 फीट का है तो ये हो गया 21 स्क्वायर फीट का, ठीक है। और डोर की यू वैल्यू आ जाएगी इसी तरीके से, खुद ही ऑटो सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये डोर की यू वैल्यू बन गई। अभी हमने चारों आइटम की यू वैल्यू बना ली। अब उसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप होता है